will be on the liquid solution where the solvent is liquid. तो अगर मैं बात करता हूं लिक्विड स्टेट की थोड़ी सी, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट की जब अपन लोग बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का या गैस मॉलिक्यूल्स का, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कहने का मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो किसी भी लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल का भी जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, किसका भाई? तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगा अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। तो जैसा ग्राफ हम लोग पहले देखते थे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो देखते थे, वैसा ही हम लोग ग्राफ जो है लिक्विड के केस में भी बना सकते हैं। कि सपोज करिए कि हमने एक ग्राफ बनाया इस तरह से कि ये एक टेम्परेचर पे ग्राफ है, ठीक है, जहां पे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑन दी एक्स एक्सिस वी आर रिप्रेजेंटिंग व्हाट? वी आर रिप्रेजेंटिंग स्पीड। ठीक है, तो मान लो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है फॉर द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि किस मॉलिक्यूल का स्पीड, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड कहाँ पे लाई कर रहा है। तो मान लो कि ये किसी टेम्परेचर पे है, दैट टेम्परेचर इज T1। ठीक है, एंड सपोज करिए कि हम एक और ग्राफ बना देते हैं एंड दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये टेम्परेचर T2 होगा, ये किसी और टेम्परेचर पे होगा, और आपको दिख रहा है कि किसी भी मतलब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अगर आप टेम्परेचर T2 पे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स का स्पीड आपको क्या दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो मॉलिक्यूल्स का स्पीड, मान लो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एक टेम्परेचर आप ले लो, ठीक है, मान लो कि एक टेम्परेचर हमने कोई भी ले लिया, कोई भी T1 या T2 किसी पे भी देख रहे हैं, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड, ठीक है, किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे आप देख रहे हो, तो दोनों टेम्परेचर पे जब आप स्पीड देख रहे हो तो यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा है कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, वो T2 पे कम दिख रहा है आपको। क्यों T2 पे कम दिख रहा है? लो स्पीड में कम दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या हाई स्पीड पे किस केस में बढ़ गई है? T2 के केस में बढ़ गई है। ठीक है, तो जब आप सेम स्पीड पे देख रहे हो, जब आप सेम स्पीड पे देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड कुछ भी रहा होगा, जिनका स्पीड यू रहा होगा सपोज करो, वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले T1 टेम्परेचर पे क्या थे? ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब आप T2 पे आए हो तो यू स्पीड वालों की संख्या घट गई है, यू स्पीड वालों की संख्या घट गई है। तो वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया है? वो हाइयर स्पीड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर सबको ये चीज? यस और नो? यस सर। जल्दी बोलो। हाँ, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि मान लो कि अगर हम एक पर्टिकुलर इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का देखें तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर T2 वाले हैं तो T2 वाले का स्पीड U2 होगा और इसका स्पीड क्या होगा? U1 होगा। तो हर हालत में U2 जो है वो U1 से क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब T2 का वैल्यू जो है 100% T1 से क्या होता है? ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल विल इंक्रीज एंड सिमिलरली द ग्राफ विल ब्रॉडन अप। ग्राफ की हाइट कम होगी और ग्राफ जो होगा ब्रॉड होगा, लेकिन एरिया अंडर द ग्राफ, जैसे मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम लोग देखते हैं, वो एरिया अंडर द ग्राफ चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर या टेम्परेचर को घटाने पर वो चेंज नहीं होंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, और एरिया अंडर द ग्राफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लिक्विड सोल्यूशन में अब आप इमेजिन करो, ठीक है, अब आप इमेजिन करो यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो आप इमेजिन करो कि सपोज करिए कि आपके पास एक कंटेनर है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। ये मान लो कि एक कंटेनर आपने इमेजिन करना है।
तो आपने ये कंटेनर इमेजिन किया और इसके अंदर कोई भी लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमने मान लो कि लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है किसी भी टेम्परेचर पे, मान लो कि ये हम बात कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर टी, ठीक है, सपोज करो कि ये हम लोग जो विजुअलाइज कर रहे हैं ये किसी भी टेम्परेचर टी पे विजुअलाइज कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर टी, ठीक है, एट एनी टेम्परेचर टी, ये इसको विजुअलाइज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तुम दो तरह का पार्टिकल इस लिक्विड सरफेस पे, मतलब इस लिक्विड के अंदर इमेजिन कर सकते हो। कौन कौन सा दो तरह का पार्टिकल इमेजिन कर सकते हो? एक तो पार्टिकल तुम इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे जो कि सरफेस पे लाई कर रहा है, मान लो कि एक पार्टिकल जो तुम सरफेस पे लाई कर रहा है उसको तुम इमेजिन करो, और एक पार्टिकल जो कहीं अंदर में कहीं पे भी लाई कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल जो अंदर में कहीं पे लाई कर रहा है उसको इमेजिन कर लो। तो एक पार्टिकल को हमने अंदर में इमेजिन करा दिया। तो जो पार्टिकल आपके सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है, जो पार्टिकल आपके सरफेस पे लाई कर रहा है, जाहिर सा बात है कि उस पार्टिकल पे नीचे की तरफ से जो दूसरे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, यस और नो, जल्दी बोलिए। यस सर। लेकिन अगर आप जो अंदर वाला पार्टिकल देख रहे हैं, जो बल्क में जो पार्टिकल है, उसके ऊपर जो अगर आप फोर्स देखोगे तो वो फोर्स पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है, जो भी फोर्स आप अंदर के पार्टिकल्स में देखोगे वो फोर्स पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो एक बात आपको समझ में आता है कि जो सरफेस के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक अनबैलेंस्ड जो फोर्स लग रहा है, और जो बल्क के अंदर पार्टिकल हैं, जो अंदर में लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर में बल्क पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर एक बैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट कर रहा है, एक बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो पार्टिकल था हमारा, दिस पार्टिकल इज आवर सरफेस पार्टिकल, ये पार्टिकल जो था, ये पार्टिकल जो था ये हमारा सरफेस पार्टिकल था, और ये वाला जो पार्टिकल था दिस इज योर बल्क पार्टिकल, ये पार्टिकल जो था दिस इज योर बल्क पार्टिकल। तो यहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इज बैलेंस्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। लेकिन यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे अनबैलेंस्ड जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, यहां पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स आप देख सकते हैं इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा? जाहिर सा बात है कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे ये जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, किसी भी टेम्परेचर पे इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। और चूंकि इसके ऊपर अनबैलेंस जो फोर्स लग रहा है, तो ये एक इनहेरेंट टेंडेंसी शो करेगा एस्केप करने का, बाहर निकलने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि इसकी तरफ से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और किसी भी टेम्परेचर पर अगर हम बात करें तो इसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, जिसकी वजह से ये एक इनहेरेंट टेंडेंसी शो करेगा। क्या करने के लिए भाई? ये एक इनहेरेंट टेंडेंसी शो करेगा एस्केप करने का। समझ में आ रहा है बात सबको? यस। ठीक है। तो अगर हम यहां पे बात करें कि आफ्टर मान लो कि द मॉलिक्यूल has some kinetic energy at the given temperature, T, and therefore it has a tendency, to escape the surface, of the liquid, ठीक। तो अब तुमको क्या दिख रहा है? तुमको ये रीजन समझ में आ गया कि
एवोपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं यार? एवोपरेशन को तुमने सुना होगा कि एवोपरेशन जो है एक सरफेस फेनोमेना बोला जाता है। क्लियर है? यस और नो? yes, yes, Why we called evaporation as a surface phenomena? तो सरफेस फेनोमेना डेफिनेटली है क्योंकि सरफेस का लिक्विड पार्टिकल के ऊपर एक अनबैलेंस जो फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसकी वजह से वो अपने फोर्स को बैलेंस भी करना चाहता है। इसकी वजह से उसके पास एक टेंडेंसी है कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़कर भागे, एस्केप करे। ठीक है, अब इसका एस्केप होना शुरू होगा। ठीक है, अब यहां पे भी जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप करेगा। ठीक है, यहां पे भी जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप करेगा, यहां पे भी जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप करेगा, यहां पे भी जो मॉलिक्यूल है वो एस्केप करेगा। तो इनका एस्केपिंग चालू हो गया, ये भागना शुरू किया सरफेस से। ठीक है, इस प्रोसेस को ही तुम क्या बोल रहे हो? इस प्रोसेस को ही तुम बोल रहे हो कि सर दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, ये ऊपर फिर जाएगा, ठीक है, टकराएगा और वापस ये कंडेंस होगा। ठीक है, ये फिर कंडेंस होगा, ये भी जाके फिर कंडेंस होगा, फिर यहां से ये जाके यहां से कंडेंस होगा। तो ये प्रोसेस अब चलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब एवोपरेशन चलना स्टार्ट हुआ है और साथ साथ कंडेंसेशन भी चलना स्टार्ट हुआ है। बट अब खुद सोचो कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो एस्केप कर रहे हैं लिक्विड सरफेस को, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो एंट्री मार रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, यानी कंडेंसेशन, वो दोनों नंबर सेम हो जाए। ठीक है, या वो दोनों का जो रेट है वो रेट क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? उस yes, sir. पॉइंट को, उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, और फेज इक्विलिब्रियम में यहां पे जो भी आपका लिक्विड का वेपर होगा, यहां पे जो भी आपका लिक्विड का वेपर होगा, ये जो भी प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे एग्जर्ट कर रहा होगा, दैट प्रेशर exerted at the phase equilibrium on the surface of the liquid is called as the vapor pressure। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे यार? इसको अपन लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे। समझ में आया बात? पूरा कहानी समझ में आया? Yes, sir. कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, the number of particles exiting the surface of the liquid and number of particle that is coming, कुछ पार्टिकल भी यहां से आना भी स्टार्ट होंगे। ठीक है, वापस लिक्विड सरफेस में आएंगे भी। ठीक है, ये कंडेंसेशन भी होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब जो पार्टिकल एवोपरेट कर रहे हैं, जो पार्टिकल कंडेंस कर रहे हैं, वो दोनों की संख्या, वो दोनों का रेट जो है आने और जाने का, वो बराबर हो जाएगा। और उसी समय को हम लोग बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। और जब फेज इक्विलिब्रियम आएगा तब लिक्विड का वेपर जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए यार? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर सबको ये चीज? कहानी समझ में आया पूरा? yes, वेपर प्रेशर का कहानी थोड़ा सा, मतलब वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा फील आया? व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर को कब तुम मेजर कर रहे हो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, एट फेज इक्विलिब्रियम मेजर कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आया? यस और नो? yes, sir. Yes, Yes, तो sir. मैं यही बोल रहा हूं, मैं इसी चीज को लिख दूंगा कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, द रेट ऑफ एवोपरेशन, ठीक है, द रेट ऑफ एवोपरेशन becomes equal to the rate of condensation। ठीक है, the rate of condensation। this condition या this state is called the phase equilibrium state। the phase, ठीक है, the phase equilibrium state।
द फेज इक्विलिब्रियम स्टेट। और हम लोग फिर क्या बोलेंगे कि एट द फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है, द प्रेशर exerted by the vapors, ठीक है, on the liquid surface, on the liquid surface is called as vapor pressure, ठीक है, और vapor, this is called as vapor pressure, ठीक है, ऑन द लिक्विड सरफेस। यहाँ पे एक लाइन और चिपका सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। एट द फेज इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको? डेफिनेशन क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। अब देखो यहां पे, अब यहाँ पे तुम खुद बताओ कि अगर मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है बाबू, इसमें कुछ लिक्विड हम लोग ले लिया, ठीक है ना, मान लो इसके अंदर 1 लीटर लिक्विड लिया, तुम ध्यान से देखना, यहां टेम्परेचर को हम बोल दे रहे हैं कि यहां 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक। और मान लो कि एक और कंटेनर लिया, यहां भी हमने क्या किया भाई, एक लिक्विड ले लिया, इसका भी 1 लीटर ही लिए और टेम्परेचर रख दिए कितना। अभी कुछ मत सोचो, वेपर प्रेशर को तुमको समझना है, लिखने के बारे में सोचना भी मत अभी कि हम सर लिखने से भाग जाएंगे छोड़कर, बस समझना है, टॉपिक को समझो, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछ लो। यहां भी 1 लीटर का हमने सॉल्यूशन लिया, यहां टेम्परेचर मान लो हमने कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, वो भी हम ए ले रहे हैं, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये भी हम ए ले रहे हैं, मतलब दोनों बराबर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर, ठीक है। दोनों के अंदर, दोनों कंटेनर के अंदर 1-1 लीटर सेम सोल्यूशन, ये भी नहीं कि सोल्यूशन अलग है, यहां सेम सोल्यूशन है, सेम सोल्यूशन इन बोथ, सेम सोल्यूशन इन बोथ, ठीक। अब तुम बताओ कि क्या दोनों केस में वेपर प्रेशर सेम होगा या सेम नहीं होगा? सेम होगा सर। सेम होगा। चलो एक आंसर आया, सेम होगा। और कोई आंसर? सेम होगा सर। सेम होगा सर। और किसी का आंसर? और किसी का क्वेश्चन आंसर? रिपीट कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूं कि यार मैंने तो क्या रखा है, मैंने एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया है, एक जगह मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर मेजर किया है। यहां पे मान लो वेपर प्रेशर आ रहा है P1, यहां पे मान लो वेपर प्रेशर आ रहा है P2। मैं बोल रहा हूं कि क्या P1 P2 बराबर है? ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन एकदम सिंपल है यार, कहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या दोनों में इक्वल होगा? जल्दी बोलो। पहला ऑप्शन P1 इज इक्वल टू P2, दूसरा ऑप्शन P1 ग्रेटर देन P2, तीसरा ऑप्शन P1 लेस देन P2। डी कांट से। जल्दी बताओ कौन सा सही है? बी, ऑप्शन बी। सी सर। और देखो कुछ लोग पहले ए बोला, अब कुछ आंसर जो आने लगा है वो बी आने लगा। अरे भैया मेरे लेक्चर ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने लेक्चर का स्टार्ट ही किया है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल का टेंडेंसी भागने का और बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ है। यस और नो? यस सर। वेपर प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर पे कैलकुलेट करोगे तो 100% यहां पे अगर हम लोग बात करें तो P2 का वैल्यू P1 से ज्यादा होगा। बराबर कैसे दिख गया तुम लोग को यार? काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट ही किए हम लेक्चर काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, और 50 डिग्री पे काइनेटिक एनर्जी कम है। मॉलिक्यूल का सरफेस को छोड़ने का टेंडेंसी 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस पे कम है। रेट ऑफ एवोपरेशन
100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है, 50 डिग्री सेल्सियस पे कम है। बात समझ में आया क्या? यस सर। यानी कि बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में तुम ये बोल रहे हो कि वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, लीनियरली भी नहीं, इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ टेम्परेचर। ये बात जिंदगी भर याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है सर। अब चलिए हम आपको दूसरा कंडीशन पे ले चलते हैं सर। ये पहला कंडीशन था वेपर प्रेशर पे, ठीक है, पहला कंडीशन था सर आपको वेपर प्रेशर का। आपको समझ में आ गया कि सर अगर हमसे आज के बाद कोई पूछेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ज्यादा है कि तो या 500 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ज्यादा, तो तुम क्या जवाब दोगे यार? 500 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मान लो हम कंडीशन दूसरा तुमको दे रहे हैं, ठीक है, कंडीशन नंबर दूसरा तुमको हम दे रहे हैं। कंडीशन नंबर दूसरा में मैंने क्या किया, मैंने तुमको बोला कि यार मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक और कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर हमने बड़ा सुंदर से ले लिया। यहां पे मान लो कि टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, यहां भी टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, टेम्परेचर दोनों का बराबर है। लेकिन मैंने जो लिक्विड लिया इसमें मान लो 10 लीटर लिक्विड ले लिया, और इसमें मान लो मैंने 5 लीटर लिक्विड ले लिया, ठीक है, यहां 5 लीटर लिक्विड है, यहां 10 लीटर है, यहां 5 लीटर है। सेम क्वेश्चन, यहां पे जब वेपर प्रेशर अपन लोग मेजर किए तो ये P2 आया, यहां पे जब वेपर प्रेशर मेजर किए ये P1 आया। अब बताओ कि क्या दोनों वेपर प्रेशर सेम होगा, या P1 P2 से बड़ा होगा, या P1 P2 से छोटा होगा? A या B या C या एनीथिंग इज पॉसिबल? सर बी। ए। सर ए सर। ए सर, P1 बराबर P2। ए आ रहा है आंसर, कुछ लोग बी भी दिया है। पहले भैया बी वाले का आंसर जानते हैं, काहे भाई बी आंसर काहे है? सर क्योंकि इसमें मतलब फोर्स कम लगेगा ना नीचे वाले पार्टिकल्स में, सरफेस वाले में, और 10 लीटर है तो उसमें सरफेस वाला पे फोर्स कम लग रहा है, काहे लिए फोर्स कम लग रहा है भाई सरफेस वाले में? सर बल्क वाला पार्टिकल सब कम है ना, तो फोर्स कम लगेगा ना सरफेस वाले में। ये कौन बोल दिया कि बल्क पार्टिकल कम होगा तो फोर्स कम लगेगा? उसको भैया अपने विसिनिटी वाला पार्टिकल से सिर्फ मतलब है। हाँ भाई, और P1 इज इक्वल टू P2 क्यों बोले आप लोग, ये भी बताइए। सरफेस एरिया भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, तो इससे क्या होगा? तो P2 सर greater than P1 होगा। P2 ग्रेटर देन, ज्यादा पानी तो सर ज्यादा वेपोराइजेशन, गजब। सर हमको लगता है वेपर रेट प्रेशर ऑफ मास पे डिपेंड नहीं इवेपोरेशन करता है। भी दोनों में सेम है। रेट ऑफ एवापोरेशन दोनों में सेम है। यस चलो, सर। मान लो कि यहाँ पे हम एक और कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, एक और कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ml, एक बूंद पानी रख देते हैं, और यहाँ पे वेपर प्रेशर P3 आ जाता, और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, और इसके अंदर 1 ml ये था। सर P3 सबसे ज्यादा होगा, फिर P1, फिर P2। वाह, सेम गजब। तीनों सेम ही होगा सर। देखो जितना लोग समझना था समझ लिया, ठीक है, जल्दी जल्दी। जो लोग नहीं समझना चाहता है, ठीक है, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर यार कब आता है, वेपर प्रेशर कब कैलकुलेट करते हैं? एट द इक्विलिब्रियम ना भाई, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम बोलना खाली नहीं है, उसको फील करना है फेज इक्विलिब्रियम को।
यहाँ क्या, यहाँ पे कुछ कोई लोग ऐसे सोचेगा सर एक ड्रॉप तो उड़ गया, अरे सर एक ड्रॉप उड़ गया खत्म, अब तो प्रोसेस होगा ही नहीं। ये बेटा एक ड्रॉप उड़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक ड्रॉप वेपोराइज करेगा क्या 50 डिग्री सेल्सियस में? नो सर। करेगा ही नहीं। एक ड्रॉप 50 डिग्री सेल्सियस में वेपोराइज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम नहीं आने वाला है भैया, एक ड्रॉप वेपोराइज नहीं करने वाला है। आपको वेपर प्रेशर जब मेजर करना है ना, तो यहां पे आपको क्या कराना पड़ेगा, यहां पे आपको सबसे पहले वेपर्स पास कराने पड़ेंगे। यहां पे आपको वेपर्स क्या कराने पड़ेंगे, अंदर पास कराने पड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब यहां पे प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन से लिक्विड मॉलिक्यूल कंडेंस होके नीचे कंटेनर में जमा होंगे, जमा होंगे, जमा होंगे। कब तक जमा होंगे, जब तक रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ इवोपरेशन के बराबर नहीं आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? यस। तो मतलब आंसर क्या है कि P1 निकालो चाहे P2 निकालो चाहे P3 निकालो, सब का सब क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सब केस में टेम्परेचर बराबर है। किसी केस में ऐसा नहीं है कि किसी लिक्विड मॉलिक्यूल का, सब केस में हम सेम लिक्विड मॉलिक्यूल लिए, सब केस में मान लो हम वाटर ही लिए हैं, सब केस में हम वाटर ही लिए हैं। तो अगर हम सब केस में वाटर लिए हैं, सब केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सब केस में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब तक हर मॉलिक्यूल का जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, जो भागने का टेंडेंसी है सरफेस को छोड़कर, वो बराबर रहने वाला है। ठीक है? और ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के लिए हमको रेट ऑफ एवोपरेशन ही पहले कराना पड़े। अरे हो सकता है कि इसमें एक ड्रॉप भी लिक्विड ना हो, हमने वेपर स्टार्ट किया डालना, तो वेपर स्टार्ट किया डालना तो पहले तो कंडेंसेशन ना होगा जी। यस। और जब पहले कंडेंसेशन होगा तो लिक्विड बनेगा 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 बनेगा। कब तक बनेगा, जब तक रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ एवोपरेशन को मैच नहीं कर जाए। कहने का मतलब ये है, पूरा कहानी का सार ये है कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ क्या, लिक्विड। बात समझ में आ गया सबको? ये बात सेकेंड पॉइंट, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है सबको? कोई डाउट है जल्दी बता दो। यहाँ पे अब एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि अगर लिक्विड वाटर होता है, इफ द लिक्विड इज वाटर, if the liquid is water, then the vapor pressure is also called as, तुम लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई ढंग का टीचर पढ़ाया होगा तो जरूर बताया होगा। if the liquid is water, Aqueous then the vapor tension, pressure is sir. also, हाँ, aqueous tension। यस सर। ठीक है? if the liquid is water, then the vapor pressure is also called as aqueous tension। चलिए ठीक है, अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, और थर्ड कंडीशन के बाद आपको वेपर प्रेशर और क्लियर होगा। मान लो अब मैंने क्या किया यार, यहां पे यार अब मेरा मन किया कि हम 10 लीटर लिक्विड ले लेते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिए ए, और एक कंटेनर में मैंने मान लो ऐसा कंटेनर ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको छोटा दिख रहा होगा, A2, ऑब्वियसली A1 इज ग्रेटर देन A2। इसके अंदर भी अपन लोगों ने क्या किया, पानी भी 5 लीटर ले लिया। ठीक है? और टेम्परेचर रख दिया 50 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ, यहां वेपर प्रेशर मेजर किए P1 आया, यहां वेपर प्रेशर मेजर किए P2 आया, क्या सही, P1 P2, P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2, या एनीथिंग इज पॉसिबल? अब देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है, सोचो। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, So P1 greater than P2. ऑप्शन एक आंसर आया, ऑप्शन A। बी। अभी भी ए का है भाई, ए का है, आंसर बताओ, लॉजिक बताओ। बाकी ऐसे लोग का तो आंसर हमको समझ में आ गया कि रेट ऑफ एवोपरेशन डिपेंड्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है सर, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन ज्यादा होगा। ये हमको लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, P1 इज इक्वल टू P2 क्यों? हम ऐसे सोचे कि अब हम लोग ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि इस लिक्विड का इस डब्बा में इतना वेपर प्रेशर है। तो कैसे बोलते हैं? बोलते कुछ भी है यार, बोलते कुछ भी है। बोलना अभी तुम लोग सीखे कहाँ हो? अभी तो बोलना सिखा रहे हैं तुम लोग, ठीक है। बोलते तो हम लोग बहुत कुछ, मतलब ये है इस डब्बा में, चलो लॉजिक थोड़ा सेट्रोलॉजी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग को समझ में आना चाहिए कि आप लोग जो P1 ग्रेटर देन P2 दिए है ना, वो आंसर गलत है। क्योंकि ये जो अपना लॉजिक दिया, इस लॉजिक, ये लॉजिक भले ही सेट्रोलॉजी है, लेकिन इससे भी तुम्हारा लॉजिक गलत प्रूव हो जा रहा है। क्योंकि हम कभी भी, हम लोग, सही बात है, हम लोग कभी भी थोड़ी जो बोलते हैं कि वेपर प्रेशर का इस वाटर बॉटल, पानी का वेपर प्रेशर इस वाटर बॉटल में मतलब x है, और मान लो कि कोई डिब्बा और ले लिया, इस डिब्बा में इसका वेपर प्रेशर y है, ऐसा थोड़ी जो बोलते हैं। सही बात है, ऐसा नहीं बोलते। तो ये सेट्रोलॉजी हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं बोलते ये हमको बताना है, व्हाई वी आर नॉट सेइंग लाइक दिस, why the vapor pressure does not depend on the cross sectional area, या why it depends on the cross sectional area। अब आप लोग तो बोल रहे हैं रेट ऑफ एवोपरेशन। जल्दी बोलो। हाँ सर, क्योंकि ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा उसमें एरिया ज्यादा है, तो फिर कम प्रेशर लगेगा। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, नहीं समझ में आया। सर जैसे ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है जहाँ पे ज्यादा एरिया है, लेकिन वहाँ पे जो वॉल्स और जो कंटेनर जहाँ पे प्रेशर लगा रहा है उसमें भी तो ज्यादा एरिया ही है, तो फिर प्रेशर तो कम ही हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर बी है ना? हाँ सर, अभी आप बता दिए तो अभी समझ में आ रहा है। नहीं, हम कुछ बताएं अभी कहाँ है? हम तो बोले कि वो तुम्हारा लॉजिक इस तरह से गलत काट रहा है, हम कुछ आंसर नहीं बताए। 1 P1 वो- equals to P2। हाँ, तुम भी अपना लॉजिक बताओ भाई। सर एक रिलेशन पढ़े थे, PM is equals to DRT, MDRT कांस्टेंट। क्या रिलेशन पड़ी थी? थोड़ा हम लोग को भी जानने का इच्छा हो रहा है। PM is equals to DRT। वो किसके लिए वैलिड था बाबू? आइडियल गैस के लिए कि अच्छा लिक्विड के लिए? हाँ, सॉरी, यस, आइडियल। कहते हैं कुछ बोलने से पहले कुछ सोचो कि लिक्विड पढ़ रहे हैं और यहाँ आइडियल गैस लॉ लगा रहे हैं। चलो, और दूसरा कोई? हाँ बट इवेपोरेट होने के बाद तो गैस ही बन जाएगा ना। एक्वस टेंशन गैस बन जाएगा, वाह गजब। और आइडियल गैस बनेगा, जबरदस्त। और किसी का आंसर? प्रेशर क्या होता है यार? प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? फोर्स बाय एरिया। एरिया फोर्स पर तो वही यूनिट बता एरिया। रहे थे। वही बता रहे थे। तो तुम तो तुम्हारा पर P1 unit ग्रेटर होता देन है P2 हो जाएगा ना इसीलिए। यार आंसर। आंसर तो हाँ सर, P1 फिर इज इसके इक्वल टू बाद P2 है। हाँ, तो उसके बाद फिर आंसर मैं बताया था कि हाँ सर इक्वल होगा, क्योंकि इसमें तो ज्यादा एरिया होगा। अरे खुद सोचो, सर तो पर अगर यूनिट एरिया है, क्या बोल रहा है? तो पर यूनिट एरिया है ना, तो अरे यार, इवेपोरेशन पर यूनिट अगर हम लोग देखेंगे हर यूनिट एरिया की। यहाँ वेपर प्रेशर की बात हो रही है भाई मेरे, थोड़ा सोचो। वेपर प्रेशर की बात हो रही है कि अगर तुम एरिया ज्यादा ले रहे हो, बोल रहे हो कि ज्यादा वेपर प्रेशर, ज्यादा वेपर्स बन रहा है A1 एरिया में और कम वेपर बन रहा है A2 एरिया में, ठीक है। अब तुम वेपर प्रेशर जब मेजर कर रहे हो, तो एक केस में वेपर प्रेशर जो तुम लिखोगे, एक केस में क्या होगा? एक केस में तुम लिखोगे क्या कि फोर्स जो लगा रहा है डिवाइडेड बाय एरिया, और एक केस में लिखोगे फोर्स डिवाइडेड बाय A2। तो ज्यादा वेपर है तो फोर्स भी तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे F1 एंड F2, तो मोटा मोटी बात यह है कि F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 होगा। समझ में आ रहा है बात? अरे ज्यादा ज्यादा वेपर है तो ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, तो एरिया भी तो ज्यादा है, यस यस ठीक है। और कम 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 वेपर है
जो भी वो कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके केस में एरिया भी क्या है, कम है। तो मोटा मोटी कहानी ये हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि P1 का वैल्यू यानी वेपर प्रेशर जो 1 में डेवलप हो रहा है और वेपर प्रेशर जो 2 में डेवलप हो रहा है, ये बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बेटा वेपर प्रेशर, एवोपरेशन तुम्हारा सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, बट वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्या डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। याद रहेगा ये थर्ड पॉइंट, यस और नो? जल्दी बोलो। चलो ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग क्या पढ़ लिए, हम लोग ओवरऑल मतलब ये पढ़ लिए कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड अपॉन क्या जी, टेम्परेचर, ठीक है। एंड वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेकेंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। बात समझ में आ रहा है सबको? नोट करिए, अब बहुत देर से मैंने लिख दिया, और वो पॉइंट है कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड, on the nature of the liquid. Vapor pressure depends also on the nature of liquid, ठीक है। Vapor pressure of a volatile liquid या more volatile liquid will be higher than the vapor pressure of less volatile liquid, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। चलो, we apply ideal gas laws on vapor pressure, yes or no? आंसर होगा नो, बट व्हाई? हम लोग आइडियल गैस लॉ वेपर प्रेशर पे नहीं लगा सकते। क्यों बेटा? अभी तो तुमने देखा 10 लीटर तुम लो, चाहे तुम 1 लीटर लो, ठीक है, 10 लीटर दारू लो, 1 लीटर दारू लो, दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम। तो यहाँ वॉल्यूम अलग अलग है, फिर भी वेपर प्रेशर सेम है। लेकिन गैस के केस में क्या होता है, वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो प्रेशर भी तो चेंज होता है, यस और नो? यस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मान लो यहाँ पे यार वेपर प्रेशर दोनों केस में क्या है, इक्वल है। लेकिन यही अगर गैस रहता, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रहते, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 लीटर गैस लेते हैं और एक कंटेनर में हम 1 लीटर गैस लेते हैं, यहाँ भी टेम्परेचर सेम रखते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर P1 होता, यहाँ पे प्रेशर P2 होता, तो 100% यहाँ P2 क्या होता, ग्रेटर देन P1 होता। बात समझ में आया? हाँ, तो याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर पे कभी भी आइडियल गैस लॉ मत लगाना, एक्वस टेंशन पे कभी भी आइडियल गैस लॉ मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। उसको गैस के लिए रहने दो, क्योंकि वेपर प्रेशर यार वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है कोई चीज? यस। नोट कर लो, ज्यादा छोटा चीज है,
ये हो गया यहां तक क्लियर सबको वेपर प्रेशर में? जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक चीज, तो एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू। म्यू होता है फ्यूगैसिटी। फ्यूगैसिटी, ठीक है, फ्यूगैसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। म्यू जो होता है ये होता है फ्यूगैसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। फ्यूगैसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्यूगैसिटी रिप्रेजेंट करता है द टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ द सोल्यूशन, द टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द सोल्यूशन। इसी को हम लोग फ्यूगैसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यार? फ्यूगैसिटी बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का बाहर निकलने का टेंडेंसी जो होता है सोल्यूशन से, उसको हम लोग फ्यूगैसिटी बोलते हैं। तो फ्यूगैसिटी क्या है? फ्यूगैसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ a molecule, the tendency of the molecule to change its state is called fugacity, ठीक है। या फिर इस फ्यूगैसिटी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको हम लोग केमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। और इसका अगर हम लोग बात करें कि मान लो एक लिक्विड है और वो वेपर में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन काई, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन काई। म्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? म्यू नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूगैसिटी ऑफ प्योर लिक्विड। फ्यूगैसिटी ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का मतलब काई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है बात? जल्दी बोलो। Yes, sir. ये इक्वेशन म्यू जो है, म्यू नॉट जो है, वो मैक्सिमम फ्यूगैसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम टेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम केमिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब लिक्विड प्योर हो, लिक्विड में कोई ऐसा इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं हो जो कि नॉन वोलाटाइल हो, जो कि वेपोराइज कर ही नहीं सकता हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो। टी तो है यहाँ पे टेम्परेचर। टी क्या है? टी इज टेम्परेचर। टी क्या है यार? टी इज टेम्परेचर। क्लियर है कोई चीज? Yes. अब जैसे ही मैंने तुमको ये चीज बताया, तुमको एक चीज क्लियर हो जाएगी। मैं तुमको बोलूंगा यार मेरे पास वही कंटेनर है, मान लो कि मैंने यहाँ पे शुगर ले लिया प्लस वाटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे सिर्फ हम वाटर लिए हुए हैं, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ वेपर प्रेशर P1 है और यहाँ वेपर प्रेशर P2 है, बताइए P1 P2 में क्या रिलेशन? कौन ज्यादा कौन कम? P2 ज्यादा। 100%। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? खाली एक ही आंसर आया। यहाँ पे सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल तो है, लेकिन नॉन वोलाटाइल शुगर का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। नॉन वोलाटाइल शुगर का भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है। और ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं, यहां से तुमको क्या दिख रहा है कि अगर काई का वैल्यू 1 से घटेगा तो केमिकल पोटेंशियल, तो भागने का टेंडेंसी, तो फ्यूगैसिटी कम हो जाएगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ, तो यहां पे याद रखिएगा कि ये जो है दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन containing non-volatile solute particles। और बेटा ये क्या है? दिस इज लिक्विड सॉल्यूशन या प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज नथिंग बट प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। दिस इज प्योर लिक्विड सॉल्यूशन। तो हर हालत में P2 का वैल्यू ग्रेटर देन P1 होगा। मतलब क्या समझे? कि एक लिक्विड का वेपर प्रेशर
कम हो जाएगा अगर तुम उसमें चीनी मिला दो, अगर तुम उसमें नमक मिला दो, अगर तुम उसमें कोई भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिला दो। यानी कि बेटा तुम चीनी डाल के वेपर प्रेशर कैलकुलेट करोगे पानी का तो वो कम आएगा, नमक डाल के कैलकुलेट करोगे तो वो कम आएगा, प्योर पानी का कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस ऑन addition of non volatile impurities। बात समझ में आया क्या सबको? जल्दी बोलो, नोट कर लो इसको। ये इक्वेशन खाली मैंने लिखा था, ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन के बारे में आप लोग डिफाइन कर लीजिए, साथ ही साथ लिख लीजिए कि इट इज डिफाइंड as the homogeneous mixture of two or more different substance, ठीक है। It is defined as a homogeneous mixture of two or more different substance। homogeneous का मतलब कोई बताएगा what is homogeneous? homogeneous का मतलब है कि composition, हाँ वेरी गुड, composition is uniform, ठीक है, throughout the bulk। composition is uniform throughout the bulk। जो composition है वो composition क्या है? यूनिफॉर्म रहने वाला है। इसी के साथ अगर मैं तुमको बोलूं कि सॉल्यूशन जो है, लिखते जाओ, बेसिक चीज है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बना है, ठीक है। सॉल्वेंट जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, सबको हम लोग को पता है ये लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। सॉल्यूट क्या है? ये लेस क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है भाई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या करना, लिख लेना कि टोटल अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड अगर है तो लिक्विड और लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड। फिर अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर बात करो तो सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक। फिर इसी तरह से अगर बात करो तो गैस प्लस गैस, लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड एंड गैस प्लस सॉलिड, ठीक है यार। यानी कि यहाँ पे पहला वाला सॉल्वेंट है, दूसरा वाला, पहला वाला सॉल्वेंट है, पहला वाला सॉल्वेंट है, पहला वाला सॉल्वेंट है, एक में गैस सॉल्वेंट, एक में लिक्विड सॉल्वेंट, एक में क्या सॉल्वेंट यार? सॉलिड सॉल्वेंट है, ठीक है। लिक्विड, गैस एंड सॉलिड सॉल्वेंट, सबका एग्जांपल एनसीईआरटी में टेबल बना के दिया हुआ है, रट जाना, ठीक है, ठीक है ना यार? सबका दिया हुआ है एनसीईआरटी में एग्जांपल, ठीक है, उसको रट जाना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कभी कभी मेंस में पूछ लेगा, बताओ यार कैम्फर जो है, कैम्फर किस टाइप का सॉल्यूशन है? कैम्फर, कपूर, तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? कैम्फर किस टाइप का सॉल्यूशन है? नहीं पता सर, हम लोग बहुत मूर्ख आदमी हैं। सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस, बाकी लोग जी? हाँ भाई यस सॉलिड। सर। हाँ, तो इसको रट जाना पूरा, ठीक है। एनसीईआरटी में अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा अनुभूति भी होगा, अगर स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भी अच्छा है, आएगा स्कूल एग्जाम में पूछ लेगा, ठीक है ना, तो वाला रट लेना टेबल। हम भी कभी कभी पूछ लिया करेंगे तुम लोग से, ठीक है, इसी तरह से।
चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सबको लिख लिया है? चलो ठीक है। हाँ 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 हाँ, इस साल यार बारिश वारिश रुकेगा? बोकारो में क्या हाल है यार, बारिश वारिश हो रहा है? आते हैं सोल्यूशन का टाइप पे। ठीक है, सोल्यूशन का टाइप पे आ जाते हैं। सोल्यूशन का टाइप, एक तो टाइप वो हो गया सॉल्वेंट और सोल्यूट के बेसिस पे। एक और टाइप होगा, ठीक है, एक टाइप को हम लोग बोलेंगे बेटा क्या, एक टाइप को हम लोग बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। एक टाइप को हम लोग बोलेंगे क्या, आइडियल सोल्यूशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक टाइप को हम लोग बोलेंगे बेटा, एक टाइप को हम लोग बोलेंगे रियल सोल्यूशन या नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एक टाइप को हम लोग बोलेंगे रियल सोल्यूशन, रियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन क्या है? जो राउल्ट्स लॉ को, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। अभी राउल्ट्स लॉ पढ़े नहीं हो, लेकिन आइडियल सोल्यूशन क्या है बेटा? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है। क्लियर है कोई चीज? सिंपल सा ज्ञान, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, जो आइडियल गैस लॉ को फॉलो करे वो आइडियल गैस है, जो नहीं फॉलो करे वो रियल गैस है। तो यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है सबको? यस और नो? अब देख यहाँ पे, अगर मैं बात करूं मतलब आइडियल सोल्यूशन का, तो आइडियल सोल्यूशन का कुछ प्रॉपर्टी आप अभी ही याद कर लो, जैसे डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग और इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, ये भी जीरो, ये भी जीरो। डेल्टा एस मिक्सिंग की अगर हम लोग बात करें आइडियल सोल्यूशन की, तो डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा। और यहां पे मान लो कोई सोल्यूशन है मेरा, ठीक है, तो कोई भी सोल्यूशन, हम लोग को जो सोल्यूशन पढ़ना है ना बेटा, हम लोग को जो सोल्यूशन पढ़ना है वो बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, मतलब उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। हम लोग जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो कैसा सोल्यूशन पढ़ रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे। मान लो कि दो कंपोनेंट इज ए एंड बी। क्लियर है कोई चीज? यस सर। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये सोल्यूशन है, ठीक है, ये सोल्यूशन दो चीजों से बना है। ठीक है, तुमने क्या किया, तुमने इसमें ए का मॉलिक्यूल डाला, तुमने इसमें बी का मॉलिक्यूल डाला, तुमने इसमें ए का मॉलिक्यूल डाला, तुमने इसमें बी का मॉलिक्यूल डाला, बस डाल दो, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि यहां पे जो ए और ए के बीच का इंटरेक्शन है वो बी और बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा, और वो ए और बी के इंटरेक्शन के बराबर होगा। ये जो चीज मैंने लिख दी है यहां पे बेटा, ये इंटरेक्शन ऑर्डर है। बात समझ में आया क्या? मतलब दो लोग की शादी हो रही थी, लड़का लड़की का शादी हो रहा था, लड़की को घर में जितना प्यार मिला, ठीक है, उसके ससुराल में भी उतना ही प्यार मिला, ऐसे समझ लो। तो वो कैसा हो गया? लड़की के लिए आइडियल केस हो गया, आइडियल सोल्यूशन हो गया। बात समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन में घर में भी उतना ही प्यार, ससुराल में भी उतना ही प्यार, प्यार ही प्यार। अब आते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पे। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन में अभी सबका मतलब भी समझाएंगे, ऐसा नहीं कि लिख के भाग रहे हैं सर, ठीक है, इसलिए बस के आगे मत खड़ा हो जाना सर, कैसे भाग गया सर आप, सब समझाएंगे बेटा। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग यहां भी ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जो प्यार लड़की को अपने मायके में मिला वो प्यार बेचारी अपने ससुराल में नसीब नहीं कर पाई। ठीक है, हो सकता है उसको ज्यादा प्यार मिल गया हो, या हो सकता है उसको कम प्यार मिला हो। ठीक है, अब जो फेमिनिस्ट है
लोग हैं उनको हमेशा लगेगा कि लड़की को ससुराल में अत्याचार किया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जो पॉजिटिव मेरे जैसे ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो सोचेंगे कि नहीं, हो सकता है कि लड़की को ससुराल में और भी ज्यादा प्यार मिला हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन लगाया है कि वहां पे ए का इंटरेक्शन ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा, और ए बी का इंटरेक्शन जो होगा वो बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होगा। क्लियर है सबको ये चीज? यस अब देख, रियल सोल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, रियल सोल्यूशन को हम लोग सब क्लासिफाई करेंगे। रियल सोल्यूशन को रियल सोल्यूशन को रियल सोल्यूशन को या नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम लोग तीन तरीके से और बांट सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में दो तरीका दिया है, मुबारक हो एनसीईआरटी को। हम इसको तीन तरीके से क्लासिफाई करेंगे। पहला जो होगा, पहला टाइप जो होगा, पहला सब टाइप जो होगा वो होगा इसका नॉर्मल डेविएशन सोल्यूशन। किससे डेविएशन हो रहा है, किससे डेविएशन हो रहा है? राउल्स लॉ से डेविएशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो नॉर्मल डेविएशन सोल्यूशन में याद रखना कि डेल्टा एच मिक्सिंग ये ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी ऑलमोस्ट जीरो रहेगा, ठीक है। ए बी और बी बी का इंटरेक्शन भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, हल्का फुल्का फर्क होगा, इसलिए नॉर्मल डेविएशन सोल्यूशन बोल रहा है। लेकिन हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन होगा, हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब बोल ही दिए कि पॉजिटिव डेविएशन है तो किससे पॉजिटिव डेविएशन है बाबू? राउल्स लॉ से। तो अब यहां पे याद रखना कि डेल्टा एच मिक्सिंग हम नॉट इक्वल टू जीरो लिखे थे, लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो होगा। कैसे, सब मालूम पड़ेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा एच मिक्सिंग तो यहां पे भी ग्रेटर देन जीरो होगा। और तीसरा जो सोल्यूशन आएगा यार, तीसरा जो सोल्यूशन आएगा जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन। तो बेटा नेगेटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो। बाकी डेल्टा एस मिक्सिंग यहां पे भी बड़ा है, यहां पे भी ग्रेटर देन जीरो है, यहां पे भी ग्रेटर देन जीरो है। क्यों सब जगह डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो? क्योंकि अगर जब तक किसी प्रोसेस का एंट्रोपी नहीं बढ़ रहा है तब तक वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो सॉल्यूशन तो दोनों बना, आइडियली बना, नॉन आइडियली बना, और स्पॉन्टेनियसली बना, इसलिए एंट्रोपी चेंज बढ़ा ही होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग जो होगा वो बढ़ा ही होगा। क्लियर है कोई चीज? यस चलो चलो चलो, कहां से नोट करना है इसको? नोट कर लो। सॉल्यूशन का टाइप जितना चीज बता 20 में छोड़ देंगे। 320 में, हाँ, ठीक मेरा है, चलो 320, ठीक है 320 में छोड़ देंगे। और कोई टाइमिंग कोई बताना चाहता है भाई? बस हाँ 320। राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन है तो उस लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलाटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, फिर से बोल रहा है, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सल्यूट पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। समझ में आया बात? यस ये वैलिड कब है? सबसे पहले तो यही याद रखना, इट इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी बहुत सारा चीज बताएंगे, पहले तो ये वैलिड है कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जाम में आएगा तो अपने शब्दों में लिख देना कि द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन of volatile solvent and
volatile solute, non volatile solute. The vapor pressure of a solution of volatile solvent and non volatile solute, ठीक है, will be directly proportional, तुम लोग लिख सकते हो, directly proportional to the mole fraction of, directly proportional to the mole fraction of, क्या, mole fraction of volatile solvent at constant temperature, यानी कि जो आपका प्रेशर का वैल्यू है, ठीक है, वेपर प्रेशर का, ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या जी, सॉल्वेंट पे। क्लियर है सबको ये चीज? यस जैसे मान लो कि मेरे पास एक सोल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास ए और बी से सोल्यूशन बना है। ए जो है मेरा, मान लो कि वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ए जो है मेरा वोलाटाइल सॉल्वेंट है, और बी जो है मेरा वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो जो प्रेशर होगा वो तो एक ही वजह से होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो एक ही वजह से होगा, तो वो आएगा बराबर किसके, पी नॉट ए इंटू काई ए। समझ में आया बात? पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट करता, बालक और बालिकाओं, पी ए तो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी है, और पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Pure वेपर solvent. प्रेशर, हाँ, प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड, ठीक है, ये चीज एकदम पता हो जाना चाहिए। पीए रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एंड पी नॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। बात समझ में आया सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर नोट करो। ये ठीक है, हो गया, बहुत बात हो गया। चलो अब यहाँ पे मान लो कि हमने क्या किया, हमने एक केस ले लिया, ठीक है, केस 1 ले लिया, और यहां पे हमने ले लिया मिक्सचर ऑफ टू वोलाटाइल लिक्विड ए एंड बी, ठीक है। भले ही राउल्ट लॉ बोला कि जो आपका वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो डिपेंड करेगा किस पे, वेपर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे, लेकिन हम लोग को राउल्ट लॉ और कहीं पे भी लगाना था, तो हमने क्या किया, हमने एक मिक्सचर ले लिया किसका, दो वोलाटाइल सॉल्वेंट्स का या दो वोलाटाइल लिक्विड्स का, ठीक है, ए एंड बी। तो अब अगर यहां पे तुमको पी टोटल लिखना है, दोनों का दोनों वोलाटाइल है, तो बेटा पी टोटल को तुम नहीं लिख सकते हो पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी, यस और नो? यस यस ठीक है, तो यहां पे यार पीटी जो होगा या पीएस लिख दो इसको, पीएस जो होगा इसको अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए काई ए और पी नॉट बी काई बी, और पीएस को पी नॉट ए काई ए और काई बी को अपन लोग लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी, यस और नो? जल्दी बोलो। 1 माइनस काई ए काई ए, सॉरी काई ए, 1 माइनस काई ए। तो पीएस क्या हो गया, पीएस हो गया, मान लो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी। सब एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन ध्यान में रखिएगा आप लोग। यहां तक क्लियर है भैया? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं फॉर द मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। तो दो वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों वेपराइज कर सकता है, तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट काई ए प्लस पी नॉट काई बी, यस और नो? समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा, जल्दी बोलो। पीएस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ए एंड बी आर
मिसिबल लिक्विड, ऐसा नहीं है कि ए और बी सोल्यूशन नहीं बना सकता है, दे आर मिसिबल लिक्विड, ठीक है, दे आर मिसिबल लिक्विड। नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, कोई डाउट है जल्दी पूछो। अरे भगवान क्या बन गया। चलो ठीक है, अब एक मैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं यार, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम बना रहा हूं, वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं वाई एक्सिस पे प्लॉट करना चाह रहा हूं वेपर प्रेशर, और यहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहा हूं कंपोजिशन, ठीक है, यहां पे मैं प्लॉट कर रहा हूं कंपोजिशन। अब इसको ध्यान से देखना, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे, ओरिजिन पे, ठीक है, काई ए का वैल्यू 1 है लेकिन काई बी का वैल्यू 0 है, ठीक है, और यहां पे काई ए का वैल्यू 0 हो गया, काई बी का वैल्यू 1 हो गया। मतलब इस साइड जो है हम लोग ले रहे हैं क्या, कि काई बी बढ़ रहा है। क्लियर है कोई चीज? अब खुद सोचो कि जब इस पॉइंट पे यानी ओरिजिन पे जब तुम्हारा सोल्यूशन में सिर्फ ए रहा होगा, तो उस समय वेपर प्रेशर जो रहा होगा, वेपर प्रेशर जो रहा होगा वो यहां कहीं पे लाई कर रहा होगा, एंड दिस वेपर प्रेशर विल बी पी नॉट ए, विदाउट एनी डाउट। यस सर। जब जब बेटा मोल फ्रैक्शन काई बी का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का 1 रहा होगा, ए नहीं रहा होगा, तो उस समय मान लेते हैं कि वेपर प्रेशर कुछ यहां पे रहा होगा, और ये बराबर होगा पी नॉट बी के। यस और नो? और हम लोग बेटा ये मान के चल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट कि ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए इज मोर वोलाटाइल, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी। यस और नो? यस। तभी तो पी नॉट ए, तभी तो पी नॉट ए पी नॉट बी के बराबर हो, ये बड़ा हो गया, पी नॉट ए का वैल्यू पी नॉट बी से बड़ा दिख रहा है आप लोगों को ग्राफ में। यस। अब मुझे बताओ कि जब ए के अंदर बी का एडिशन हम लोग करेंगे, ए के अंदर बी का एडिशन अगर हम लोग करेंगे, तो क्या ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या ए का वेपर प्रेशर घटेगा? घटेगा। घटेगा। घटेगा, बिल्कुल सर। सही बात है भाई, घटेगा सर। घटेगा, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए से स्टार्ट करने पे हमको दिखेगा कि ए का वेपर प्रेशर घट रहा है, ए का वेपर प्रेशर घट रहा है। तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना बेटा, ये लाइन का मतलब क्या है कि ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, जो कि किसके बराबर है, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी के बराबर है। समझ में आ रहा बात सबको? यस। यस सर। और अगर तुम अगर इंडिविजुअल की बात कर लो, ठीक है, तो इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूंगा यार, इंडिविजुअल की जब अपन लोग बात करेंगे ना, तो इंडिविजुअल में क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला ग्राफ जो इंडिविजुअल के लिए तुम बनाओगे, जैसे बी का बढ़ाओगे तो बी का बढ़ाओगे तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा लीनियरली। यस और नो? यस सर। तो ये वाला लाइन किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है पी बी का इक्वेशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी। यस और नो? यस। और अगर मैं ए की बात करूं, ए के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन तुम बना सकते हो, ए के लिए भी तुम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन जो है मैं यहां पे बना दे रहा हूं कि यहां पे एक स्ट्रेट लाइन तुम बना सकते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, ठीक है, वो ध्यान से याद रखिएगा, वो होगा पी, ठीक है, पी ए का इक्वेशन होगा पी नॉट ए काई ए, इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। समझ में आ रहा सबको? यस। चलो नोट कर लो, नोट कर लो इसको, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन देंगे। कहां से नोट करना था जी? यही से ना, यही वाला डायग्राम नोट करना है ना खाली। यस। मान लो कि ये एक ग्राफ दे दिया गया तुमको, ठीक है,
यहाँ पे ये बना दो, यहाँ पे ये बना दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर दे रहे हैं। यहाँ पे मान लो कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ये वाला पॉइंट है मान लो O, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो यार है A, ये वाला पॉइंट यार मान लो है B, ये वाला पॉइंट मान लो यार है C, ठीक है। अब तुमको चूज करना है करेक्ट रिलेशन, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यार, अगर हम लोग बात करें तो इस डायरेक्शन में तुमको कंपोजिशन दिख रहा है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में तुमको कंपोजिशन दिख रहा है। मान लो यहाँ पे यार काई ए का वैल्यू 1 है, काई बी का वैल्यू 0 है। यहाँ पे काई ए का वैल्यू 0 है, काई बी का वैल्यू 1 है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिए ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिए बेटा तुमको ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू ओ सी। तीसरा ऑप्शन दे दिए बेटा ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी। चौथा ऑप्शन दे दिए ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। कौन सा स्टेटमेंट हो सकता है, मल्टीपल भी सही हो, बताना तुम लोग कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर सही होगा। अरे ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में, ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीबी, ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीबी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पीबी का लाइन है ना, और ये पीए का लाइन है ना। तो ओए क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी भी समय पे पीबी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस और नो। यस और अगर मैं पूछूं कि ओबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी समय पे, किसी भी समय पे ओबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम बोलोगे सर किसी भी समय पे ये पीए रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी बोलो। यस सर, और ओसी किसी भी समय पे पीएस रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, ओसी किसी भी समय पे पीएस रिप्रेजेंट कर रहा है। और पीएस क्या होता है, पीए प्लस पीबी तो होता है। जल्दी बोलो। यस व्हाट इज पीएस, पीएस क्या था, पीएस था ओसी, बाकी दोनों है। पीए क्या है, पीए है ओबी, और ये हो गया ओए। यही होगा आंसर, गणित नहीं लगाना था इसमें, ठीक है। आंसर इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी। एक लड़का सही आंसर बोल दिया था। समझ में आया बात, कंसेप्ट समझ में आया। सर एबी क्या होगा सर? क्या बोल रहा है, एबी, पीबी, एबी क्या होगा सर इसी तरह? पीबी क्या होगा, पीबी तो लिखे यार ओए होगा, पीबी तो लिखे हो कि एबी ओए सर, होगा। एबी, एबी, अब ए बी क्या होगा उसको कर लो, ए बी होगा तुम्हारा पीबी, ठीक है, माइनस पीए या पीए माइनस पीबी। अब वो कोई ऐसा टर्म नहीं है, वो लाइन पे नहीं लाई कर रहा है बेटा, गणित नहीं लगाना है यहाँ पे, वो लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, वो वेपर प्रेशर का टर्म नहीं है, ठीक है। हम यहाँ वेपर प्रेशर के टर्म में आंसर बोले हैं, तुमको वेपर प्रेशर के टर्म में आंसर देना है, गणित नहीं लगाना कि सर स्ट्रेट लाइन है तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ओ सी हो गया, होगा ही नहीं। मतलब अगर तुम ओ ए प्लस ए बी या ओ ए प्लस ओ बी कर रहे हो, ठीक है, वैसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम प्रेशर ऐड कर रहे हो, लेंथ को ऐड नहीं कर रहे हो बेसिकली। तो ए बी अगर तुम बोल रहे हो कि क्या होगा, तो ए बी विल बी पी ए माइनस पी बी। क्लियर है सबको? सर उसी तरह अगर बीसी को लिखेंगे तो पीएस माइनस पीए होगा ना?
अब तुम उसी तरह से लिखे, अब तुम स्ट्रेट लाइन मान के लिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मान के तुम लिख रहा है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ गले तो नहीं लगाना है, यहाँ वेपर प्रेशर मान के लिखना है चीजों को, क्योंकि हमारे लिए ए बी का जो जोन है वो मैटर ही नहीं करता, सिग्निफिकेंट ही नहीं है, और बीसी का भी जोन मैटर नहीं करता है। जो तुम जबरदस्ती मैटर करवाना चाह रहे हो, लॉजिक लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हो गया भाई, सबको समझ में आ गया है? एबी का जोन मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे कोई भी वेपर प्रेशर का लाइन पास नहीं कर रहा है एबी जोन से, ठीक है। तो तुम उसको अगर बोलोगे कि सर पीए माइनस पीबी लिख ले, तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो इक्वल हो भी, और हो सकता है कि वो इक्वल ना भी हो। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो हो सकता है इक्वल हो भी, और हो सकता है नहीं भी हो, और ज्यादा चांसेस है कि नहीं हो, ठीक है, क्योंकि हम लेंथ ऐड नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यार, ये क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, किसी को डाउट है? और जैसे ये इसका तो हो गया, ए बी बी सी का जोन हमारे लिए ये नहीं है, और किसी का कोई डाउट? नहीं। अब देखिए, बस एक लास्ट चीज आज के लिए पढ़ाएंगे, फिर क्लास को छोड़ेंगे। मान लो कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हारे पास सोल्यूशन है ए और बी का, दोनों वोलाटाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जब वोलाटाइल है, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ए का भी वेपर बना है, यहाँ पे तुम्हारा बी का भी वेपर बना है, ठीक है। ए का भी वेपर बना है, बी का भी वेपर बना है। मैं तुमसे पूछूं कि आप पीए को क्या लिख सकते हो, तुम चिल्ला के बोलोगे सर राउट लॉ लगाएंगे, पी नॉट ए काई ए लिखेंगे। मैं बोलूंगा कि अगर तुम पी नॉट ए काई ए लिख सकते हो, तो तुम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, टोटल प्रेशर इंटू वाई ए भी तो लिख सकते हो। वाई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या अगर मुझे पीबी लिखना हो तो पीबी मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट बी काई बी, टोटल प्रेशर इंटू वाई बी। व्हाट इज वाई ए? वाई ए इज, ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैस फॉर्म। काई ए क्या होता था यार? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फॉर्म ना। यस सर। तो वाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द गैसियस फॉर्म। तो मैं लिख सकता हूं ना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, अगर याद होगा तुम लोग को रिलेशन, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता था। यस और नो? यस सर। तो यहां से बेटा एक और रिलेशन तुमको मिलेगा, जैसे अगर मुझे काई ए का एक्सप्रेशन लिखना है, तो काई ए का एक्सप्रेशन हो जाएगा पी टी इंटू वाई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। डायरेक्ट इसको एग्जाम में यूज करना पड़ सकता है। काई बी का एक्सप्रेशन हो जाएगा पीटी इंटू वाई बी पी नॉट बी। वाई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। मोल फ्रैक्शन बी का। ये एक्सप्रेशन को बेटा एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, जेई मेन लेवल का न्यूमेरिकल बनाने में, याद रखना, ठीक है। हम भी देंगे तो बता देंगे उस समय। लेकिन अब हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन तैयार है, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि हमारे पास काई ए प्लस काई बी का वैल्यू तो 1 के बराबर है कि नहीं है? यस सर। और काई ए को तुम क्या लिख सकते हो, काई ए को तुम लिख सकते हो पीटी वाई ए बाय पी नॉट ए, और काई बी को तुम क्या लिख सकते हो, पीटी वाई बी बाय पी नॉट बी। इसको लिख सकते हो 1 के बराबर। जल्दी बोलो। यस सर। तो यहां से कॉमन अगर ले लो, तो यहां से एक अच्छा एक्सप्रेशन और आ रहा है, जिसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग, पी नॉट ए वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी इज इक्वल टू 1 बाय पी टी। ये बेटा एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल में इससे 2 लाइन में सवाल कर लेंगे। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस। नोट कर लो अब इसको, बस आज के लिए इतना है, बाकी कल